नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत आए थे। ये 1498 को भारत में आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर डच लोग आते हैं, जो कि 1602 ईस्वी में। डचों के आने के बाद ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 1608 ईस्वी में आती है। डेनिश लोग इसके बाद 1616 में, और अंत में फ्रांसीसी लोग 1668 ईस्वी में भारत आते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम पुर्तगालियों के आगमन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि 1498 में इनके कंपनी की स्थापना होती है तथा ये भारत में इसी साल व्यापार करने के लिए आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले भारत की खोज अर्थात समुद्री जलमार्ग की खोज का सार्थक प्रयास करते हैं। इससे पहले भारत तथा अन्य दक्षिण पूर्व के देशों के साथ व्यापार पर अरबों का अधिकार होता था, और यूरोपीय लोग इसी व्यापारिक हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। इसी क्रम में पुर्तगाल के जो राजा थे, उनके प्रोत्साहन से 1487 में बार्थोलोम्यू डियास भारत जाने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज का प्रयास करता है, और इस सिलसिले में वो निकलता है और वह दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिणतम छोर तक पहुंचने में सफल होता है। इसको केप ऑफ गुड होप के नाम से या हिंदी में उत्तमासा अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो बार्थोलोम्यो डियास 1487 ईस्वी में प्रयास करता है भारत आने का, लेकिन वो फेल रहता है और वापस लौट जाता है। दूसरा सार्थक प्रयास वास्को डी गामा के द्वारा किया जाता है। ये 1498 में ही भारत के लिए नए मार्ग की खोज के सिलसिले में निकलते हैं हेक्टर नाम के जहाज से, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचने में सफल होते हैं, जहां उनको एक गुजराती व्यक्ति अब्दुल मजीद मिलता है, और इसी के मार्गदर्शन से 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिमी तट, जिसको मालाबार तट भी कहा जाता है, पहुंचने में सफल होते हैं, और ये कालीकट बंदरगाह पे उतरते हैं, जहाँ पे वहाँ का स्थानीय राजा जो था, जिसको जमोरिन नाम से जाना जाता था, वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। जमोरिन वास्तव में एक टाइटल था। वास्को डी गामा जब वापस लौटता है तो अपने साथ मसाले आदि को भी ले जाता है, और इन मसालों को बेच करके 60 गुना ज़्यादा मुनाफा वो प्राप्त करता है लागत मूल्य से। अब ये खबर जब वहाँ के राजा सुनता है तो वो बहुत ही उत्साहित होता है, और जल्द ही केब्रॉल के नेतृत्व में दूसरा जहाजी बेड़ा 1500 ईस्वी में भेजता है,
इस प्रकार कैब्रॉल जो था दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। ज्ञात रहे कि वास्को डी गामा पहली बार 1498 ईस्वी में आया था और वो दूसरी बार भी यात्रा करता है 1502 ईस्वी में। एक बार फिर वो भारत आता है। अब व्यापारिक लाभ प्राप्त होने के साथ इस क्षेत्र में शक्ति स्थापित करने की मंशा पुर्तगालियों के मन में जगती है। पुर्तगालियों के द्वारा इस सिलसिले में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की जाती है और ये फैक्ट्री सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित की जाती है पुर्तगालियों के द्वारा वो कोचीन में 1503 ईस्वी में, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित की जाती है। इसके बाद इन कंपनियों की देखरेख और पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम के व्यक्ति को 1505 ईस्वी में ब्लू वाटर 1505 ईस्वी में गवर्नर बना करके भेजा जाता है। वह 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य जो था वो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने का कारण जो था वो अपने आप को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और इसमें सफलता भी मिलती है। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली सागर के रूप में हिंद महासागर को उस समय जाना जाने लगा। अब दूसरा गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क बन करके आता है। यह 1509 से 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहता है। यह पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक होता है। यह 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतने में सफल होता है। इसके साथ साथ 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 ईस्वी में हारमूज पर अधिकार प्राप्त करने में सफल होता है। अब शक्ति विस्तार और व्यापारिक अधिकार प्राप्त होने के बाद धार्मिक पक्ष को मजबूत करने की बात आती है। इसके लिए पुर्तगालियों ने भारत में पहली चर्च गोवा में 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर के नाम से स्थापित करते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा में सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। समुद्री वर्चस्व स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने डकैती का भी सहारा लिया, समुद्री डकैती का भी सहारा लिया। इनके द्वारा लूटपाट में भाग लेना शुरू कर दिया गया, समुद्री लूटपाट को।
अगर किसी भी व्यापारी को इनसे बचना था तो उसको शुल्क जमा करना होता था और उस शुल्क के बदले ये परमिट देते थे। इसी परमिट व्यवस्था को कार्टेज सिस्टम कहा जाता था। अगला प्रभावी गवर्नर जो होता है वो नीनो डी कुन्हा होता है। यह 1529 से 1538 तक इस पद पर रहता है। पंद्रह सौ 1929 से 1538 तक नीनो डी कुन्हा गवर्नर के पद पर रहता है। इसी के समय पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी को चीन से गोवा स्थानांतरित की और ये बात थी 1530 की। बंगाल के नवाब गियासुद्दीन थे उस समय। 1534 की बात है। गियासुद्दीन की अनुमति से 1534 में पुर्तगालियों ने सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित की। व्यापार करते करते हुगली को समुद्री लूटपाट का केंद्र बना लेते हैं। जिस समय दिल्ली के बादशाह शाहजहां थे उसी समय यह घटना होती है। इससे शाहजहां बहुत क्रोधित होते हैं और कासिम खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को भेजकर हुगली के पास पुर्तगाली बस्तियों को तहस-नहस कर देते हैं। पुर्तगालियों के भारत के दक्षिण पूर्व में एकमात्र फैक्ट्री सेंट थोमे थी। सेंट थोमे एकमात्र फैक्ट्री थी। पुर्तगाली भारत में व्यापार के साथ साथ कुछ और भी चीज़ों को लाने का कार्य करते हैं। जैसे भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई। ये प्रश्न आया हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो ये पुर्तगाली लोग थे सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाते हैं। इसके अलावा पुर्तगाली लोग मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का आदि भारत में लाते हैं। ये लोग पपीता, अनानास, बादाम, काजू, लीची, संतरा को भी अन्य देशों से, कौन कौन से, पपीता, अनानास, बादाम, काजू, लीची, संतरा, इन सबको अन्य देशों से भारत में लाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से पुर्तगालियों के कार्यों को हमने पढ़ा। अगले पार्ट में हम डचों के बारे में पढ़ेंगे, उनके आगमन को लेकर के और साम्राज्य विस्तार को लेकर के। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।